मैं विवेक गुप्ता और आप सभी देख रहे हैं BSI। एक फ्रेंच पोएट विक्टर ह्यूगो के अनुसार जो व्यक्ति स्कूल या शिक्षा के दरवाजे खोलता है वो व्यक्ति जेल के दरवाजे बंद करता है। लेकिन आज इस कोविड-19 ने न केवल हमारी जेबों में वरन हमारी शिक्षा में भी ऐसा ताला लगा दिया है जिसे वैक्सीन भी नहीं खोल पा रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लिटिल किंगडम स्कूल की प्रिंसिपल कम डायरेक्टर मिसेस पलक तिवारी। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। तो आप पिछले कई वर्षों से शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, तो आप इसकी बारीकियों को बखूबी जानती होंगी। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कोविड-19 को कैसे देखते हैं, एज एन अपॉर्चुनिटी और एज अ चैलेंज? देखिए, मैं लाइफ में हर एक सिचुएशन को चैलेंज के रूप में ही लेती हूँ, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी के साथ इसको समझाती हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जंगल का सबसे वाइसेस्ट एनिमल कौन होता है, तो आप क्या कहेंगे? लायन। नहीं, वाइसेस्ट फॉक्स है ना। फिर मैं आपसे पूछूं सबसे फास्टेस्ट कौन होता है? चीता। ठीक है। और सबसे बड़ा कौन होता है? जिराफ या हाथी। तो अब आप ये सोचिए कि इन तीनों में कहीं पे भी लायन का नाम नहीं आया, पर राजा किसको कहा जाता है? लायन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने करेज और रिस्क लेने की कैपेसिटी जो उसकी होती है वो इन सभी एनिमल्स से बहुत बड़ी होती है। सो लाइफ में करेज और बोल्डनेस जो होती है ये हमारे को बहुत सपोर्ट करती है एक सक्सेसफुल लाइफ जीने में। सो मैं कोविड को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखती हूँ। चैलेंज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आते हैं। हाँ, ये चैलेंजेस बढ़ गए हैं क्योंकि हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, बट आज हम शायद प्रिपेयर होते जा रहे हैं। और शिक्षा के विभाग की बात की जाए स्पेशली, तो देखिए, हम आज से आने वाले 10 साल के बाद हम एजुकेशनर्स खुद भी नहीं बता पा रहे हैं कि कौन से ऐसे जॉब्स हैं जो रिडंडेंट हो चुके हैं, बट स्टिल हम ट्राई कर रहे हैं कि हम आज के और आने वाले कल के बीच में एक गैप जो आया है उसको कवर करने की कोशिश करें। सो मैं इसको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी देखती हूँ और मुझे लगता है कि सभी को इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखना चाहिए। चैलेंजेस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो चैलेंजेस को फेस करना तो हमें आना ही चाहिए। मैम, लेकिन ऐसा देखने में आया है कि कोविड-19 ने हमारे एक गैप क्रिएट कर दिया हमारी सोसाइटी में बिटवीन स्कूल एंड चिल्ड्रन एंड नॉलेज एंड स्किल। इस गैप को हम कैसे फिल कर सकते हैं? ये आपका क्वेश्चन बहुत सही है। देखिए, क्या होता है कि स्किल्स के लिए हमें स्कूल आने की ही ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ हमें ये समझना होगा कि ये जो इस समय की सिचुएशंस हैं ये बड़ी अनसर्टन है। कभी ऐसा लगता है कि अब हम लोग ने वैक्सीनेशंस लगा लिए हैं तो अब शायद हम वापस जा पाएंगे, टीचर्स वापस आ रही हैं, हमने उनसे जब तक उनके सेकंड डोजेज़ नहीं कंप्लीट हुए तब तक हम उनको आने नहीं देंगे। ऐसे कुछ नॉर्म्स हमने फॉर्म किए हैं, बट टाइम्स अनसर्टन है। सो जब अनसर्टन टाइम्स रहते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अभी जो सिचुएशन है इसमें हम जो भी बेस्ट कर सकते हैं अपना वो हम करें। जैसे कि इस समय ऑनलाइन क्लासेस का ही थॉट है, क्योंकि किसी भी स्थिति में अभी हम अपने बच्चों को रिस्क पे फोरफ्रंट में डाल ही नहीं सकते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि स्किल सेट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला स्किल सेट जो हमें कोविड ने सिखाया है वो है हाउ टू हैंडल अनसर्टेनिटी। कि यदि हमारे जीवन में उथल पुथल होती है तो हमें घबराना नहीं है। ये रास्ता हो सकता है कठिन, पर ये निकलेगा। समय है, ये निकल ही जाएगा। सो मुझे लगता है कि इसको हमें एज अ बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी भी इस पॉइंट को लेना चाहिए। और ये जो अभी हमारे पास रिसोर्सेज हैं और अपने आप को ट्रेन करना चाहिए कि कई लोगों को ये बहुत टफ लग रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि शायद हम जब प्रिपेयर्ड नहीं होते तो हमें हर चीज़ टफ लगती है, पर जब हम प्रिपेयर हो जाते हैं तो बट ऑब्वियस बात है कि हम एक नई उड़ान के लिए तैयार होते हैं। कोशिश ये है कि बच्चों को नेविगेट करना सिखाएं ऐसे टाइम्स के साथ। बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चे घर में रह के ही सीखते हैं, लाइफ स्किल्स हैं। अपनी फैमिली के साथ इतना समय हम सब ने बिताया ही नहीं होगा कभी। और एक बहुत अच्छा ऐड है रेनॉल्ट जो गाड़ी आती है उसका, तो उसमें वो पूछते हैं कि पूरी फैमिली मेम्बर्स से कि हम एक दूसरे को कितना जानते हैं, आपके बच्चे की फेवरेट डिश क्या है, आपका बच्चा क्या बनना चाहता है। और बाद में जब सबको आंसर्स दिखाए जाते हैं तो ये पता चलता है कि किसी को भी किसी का आंसर नहीं पता।
तो ये एक ऐसा समय था जब हम स्किल सिर्फ पढ़ाई से नहीं होती है, स्किल हम देखिए दुनियादारी जिसे कहते हैं, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको या हमें किसी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाया गया है। सो ये टाइम्स हैं जब हम इन चीज़ों में फोकस करें। बुक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्कूल एजुकेशन मस्ट है, बट जब टाइम्स ऐसे होते हैं तो हमें समय के साथ अपने आप को बदलाव हमारे अंदर आने चाहिए और हमें एडजस्टमेंट्स के रूप में देखना चाहिए कि अभी हम जो भी स्कूल से बेहतर ले सकते हैं वो भी लें, जो घर में अपने बच्चों को सिखा सकते हैं वो भी सिखाएं, और बच्चों को ये भी बताएं कि कभी कभी हम 4 दीवारी के अंदर बंद भी हो सकते हैं, तो कितना बड़ा गिफ्ट है अगर हम बाहर जाते हैं तो गंदगी ना फैलाएं, या हम बाहर ऐसे काम ना करें जिससे हम बाहर निकल ही ना पाए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत लेसन लर्नड वाली सिचुएशंस हैं हम सब के लिए, और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हम सभी ने सीखी होंगी, ऐसे ही हमारे बच्चे भी सीखते हैं। मैम, आपने ऑनलाइन क्लासेस की बात की, आपकी बातों से लग रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस का जो सॉल्यूशन आया है कोविड में वो बहुत ही कारगर था, लेकिन हमारे जो डेटा है उसमें उल्टा बता रहे हैं कि मोर देन 2 स्टेट्स इंडिया में प्रेजेंट में सिर्फ 2 स्टेट्स में ही 40% से ज़्यादा रूरल इंटरनेट नहीं है, और बाकी सब तो 20% से भी कम है। इसका मतलब हर बच्चे को ये बेसिक राइट एजुकेशन का नहीं मिल पा रहा है। हमारे इंडिया में मोर देन 1.5 लाख एजुकेशन इंस्टीट्यूट से ज़्यादा हैं, जिसमें से केवल 30% ही ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं। तो मैम, ये कारगर कैसे साबित है? देखिए, जब हम एक बहुत बड़े स्ट्रैटा में देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी बात और आपका डेटा बिल्कुल सही ही होगा। मैं प्राइवेट स्कूल्स के एसोसिएशंस को देख रही हूँ, और मैं ये भी देख रही हूँ कि हमारे सामने बहुत सारी मुश्किलें हैं। जहाँ स्कूल की फ़ीस X होती थी वो बिल्कुल बहुत मिनिमल पे आ गई है, तो हम अपने स्टाफ को उतना रेन्यूमरेशन नहीं दे पा रहे हैं, जबकि मेहनत उनकी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। बट मैं ये तो मैं समझ सकती हूँ कि हर किसी को इसका पार्ट नहीं मिल पा रहा है, इस योगदान हम नहीं दे पा रहे हैं, पर हमसे जो बच्चे, जो पेरेंट्स जुड़े हैं, शायद मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं अभी उन्हीं की बात कर सकती हूँ। ये बात आपकी सच है कि रूरल इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ नहीं पहुँच रहा होगा, और मुझे लगता है कि इसके लिए सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे, और सरकार ने शायद कुछ कदम उठाए भी थे कि कम्युनिटी हॉल्स में हम डिस्टेंस के साथ हम चलाएंगे क्लासेस। बट ये टाइम जो है वही मैं बार बार शायद रिपीट कर रही हूँ कि ये जो टाइम है, इस टाइम में हम सब अपनी जान बचाएं और हेल्दी रह पाएँ, ये हमारा फर्स्ट फोकस है। तो सोचिए, हम जब घर संभालते हैं तो हमें 5-7 लोगों को संभालना कितना कठिन होता है। ऐसा सामने आया कि स्कूल के पास भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं, ना टीचर के लिए प्रोजेक्टर है, ना कैमरास हैं। तो स्कूल, जब हम स्कूल में मैनेजिंग फीस देते हैं, तो स्कूल का मैनेजमेंट फीस रहती है, तो स्कूल ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, मैं अपने स्कूल की बात करूं तो हमारे स्कूल में हमने मैक्सिमम चीज़ें करा है, और टच वुड, गॉड्स ग्रेस, फ्रॉम डे 1 हमने जब ऑनलाइन स्टार्ट किया था उस दिन से हम LMS यूज़ कर रहे हैं, जो सबसे बेहतर तरीका है बच्चों की सेफ्टी वाइज प्लेटफॉर्म क्रिएट करके बच्चों को एजुकेशन देने का, जो शायद मैक्सिमम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि हम आई थिंक लिटिल किंगडम स्कूल के डायरेक्टर्स जो हैं वो बहुत यंग डायरेक्टर्स हैं। सो मैं आप लोगों को भी कह रही थी, आपकी टीम बहुत यंग है। जहाँ यंग लोग रहते हैं वहाँ नई चीज़ें आने की बहुत सारे स्रोत हो जाते हैं, समझ हो जाती है। जैसे जैसे हम ओल्ड होते हैं हम नई चीज़ों को अपनाने में डरते हैं। सिमिलरली हमारी जो टीचर्स हैं ये एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, तो जब ये एक्सपीरियंस टीचर्स होती है तो इनके साथ प्रोज एंड कॉन्स आज हमें समझ में आ रहे हैं, है ना, कि इनको अपना सब्जेक्ट अच्छे से पता है, पर वो शायद इंटरनेट या टेक savvy नहीं है। बट ये शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि हम हर हफ्ते इनकी टेक्निकल क्लासेस भी लेते हैं। चाहे हम गूगल क्लासरूम्स, हम लोग लिटिल किंगडम में गूगल क्लासरूम्स यूज़ कर रहे हैं। सो कई बार मैंने क्लासेस ऐसे भी लिए हैं क्योंकि 11th-12th के बच्चे आजकल बहुत शार्प होते हैं एंड दे आर वेरी रेडी फॉर द वर्ल्ड। सो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्यों नहीं आप लोग हम लोगों को सिखाते हो, क्योंकि देखिए बहुत लिबरल हो गई है अब क्लासेस। हम सबको मानना होगा एज ए एजुकेशनिस्ट कि अब ये लिबरल
एजुकेशन के दौर में हम आ गए हैं, जहाँ बच्चा भी आपको सिखाता है और आप भी बच्चे को सिखाते हैं। सो एक क्लास में मैंने जब एंटर किया और टीचर वहाँ पे अपनी वर्कबुक दिखा रही थी और कह रही थी कि सेकंड क्वेश्चन इज़ दिस एंड यू मस्ट कंप्लीट इट, और वो क्वेश्चन पढ़ के सुना रही थी। तो एक बच्चा कहता है कि मैम जूम पे एक ऑप्शन है एनोटेट, सो मैम यू कैन जस्ट स्कैन इट एंड शो इट ऑन दैट। आई वॉज अमेज्ड कि देखिए ये 6वीं 7वीं के बच्चे कितना पावरफुल महसूस कर रहे हैं कि वो अपनी टीचर को बता सकते हैं। हम अपनी टीचर के सामने तभी बता सकते हैं जब हम बहुत कॉन्फिडेंट हो। सो मैं, जैसा मैंने कहा, मैं हर चीज़ को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखती हूँ। हाँ, डिफ़िकल्टीज़ हैं, रूरल एरियाज़ में बहुत होंगी, शायद कभी मौका मिले तो हम सर्विस भी करना चाहें, बट इस समय जो स्थितियाँ हैं कि हम अपने सेटअप्स को मैनेज कर लें, क्योंकि हमें भी जो हमारे लिए भी सिचुएशंस हैं टफ हो गई हैं काफ़ी। सो पहले हम अपने पूरे परिवार को क्योंकि मैं लिटिल किंगडम को अपनी फैमिली के समान समझती हूँ, तो जब तक मैं इस फैमिली को अच्छे से वापस खड़ा होते नहीं देखती, मुझे लगता है कि तब तक मैं सर्विस का तो अभी नहीं सोच पा रही हूँ, क्योंकि हमारे पास बड़े सेटअप्स हैं, हमें हर बच्चे को केटर, और हर बच्चे के साथ हमें ये भी देखना होगा कि हर टीचर तैयार है, हर बच्चे का होमवर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा, किस प्रकार से हम उसको मैनेज कर पा रहे हैं। सो यहाँ मैं, जब भी हम इसको 100% तक लेके आ पाएंगे, आई वुड लव टू सर्व द सोसाइटी। यदि हम किसी भी तरीके से लोगों टीचर्स को एजुकेट कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर्स हों या कोई भी टीचर्स हों, आई विल टेक अ प्रिविलेज इन दैट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैम, आपने स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन की बात की कि कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन जरूरी है, लेकिन रियल लाइफ में गवर्नमेंट में ऐसा देखा जाता है, जो गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसीज बनती हैं उस पर पेरेंट्स को इंक्लूड किया जाता है, उस पर टीचर्स को भी इंक्लूड किया जाता है, और गवर्नमेंट एक्ट एज ए कैटलिस्ट, लेकिन जो सेंटर ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट, उसका पार्टिसिपेशन नहीं लिया जाता। आपकी बात बहुत करेक्ट है, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। मेरा इस पे विचार ऐसा है कि एजुकेशन जो होती है वो 360 डिग्री में ही हो पाती है। तो जब शायद आप भी कभी जब बड़े हो रहे होंगे और आपने अपने माता पिता से कहा होगा मुझे फिल्म लाइन में जाना है, तो उन्होंने एक ऑब्जेक्शन उठाया होगा, क्योंकि ये लाइन थोड़ी अनसर्टेन होती है। मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं भी इसी लाइन से पढ़ी हूँ, सो आई अंडरस्टैंड। बट क्या होता है, हमारे पेरेंट्स को आज की सिचुएशंस नहीं पता होती हैं। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो शायद आपने नाम सुना हो, वीडियो वॉलंटियर्स करके एक है, और उन लोगों ने इतना बेहद अच्छा काम किया है नई इंडस्ट्री में, क्योंकि देखिए जो पढ़ाते हैं उनको भी उस लेवल से इन्वॉल्व नहीं किया जाता है गवर्नमेंट में, और जो पढ़ते हैं उनको भी नहीं किया जाता है। जो नहीं पढ़ते हैं बस वही लोग हमारे लॉज बना देते हैं। सो ये थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी में, जिससे डेफिनेटली हमारा यूथ बहुत इफ़ेक्ट होता है। शायद मैं ऐसी आशा करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत आशावादी हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे इसमें भी चेंजेस आएंगे। मैं आपसे एक बहुत अच्छी बात शेयर करती हूँ। लिटिल किंगडम स्कूल में हमने पिछले 2 सालों से ये एफर्ट डालने की कोशिश की है। हम 3rd से 5th तक मॉक पार्लियामेंट कराते हैं। उसमें हम बच्चों को एक पिछली बार बच्चों ने किया था 370 जब हटी थी, और आप कभी उस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे 3rd से लेके 5वीं तक के बच्चे को इतना ज़्यादा नॉलेज है कि किस मिनिस्टर ने किस तरीके से अपनी बात को रखा और किस तरीके से रखा जाना चाहिए था, उनके ओपिनियंस। तो हम लोकल लेवल पे ये चालू करते हैं, और 6 to 8 जब में बच्चा आ जाता है तो हम उनको मॉक UN कराते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस का जो एक तरीका होता है जिसमें आप अपनी हर बात को रख सकते हैं, हर चीज़ जो आप अगेंस्ट में बोलना चाहते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के आप उसको भी रख सकते हैं, पर उसका तरीका होता है। सो ये मेरी ऐसा विचार है कि हम बच्चों को जब यहाँ से सही समझ देते हैं रिसर्च करने की, सही समझ देते हैं किसी भी एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की, तब बच्चों में ये एम्पावरमेंट आती है कि वो अपना पार्टिसिपेशन दे पाएँ। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं, गवर्नमेंट लिख के भेज देती है कि हम चाहते हैं बच्चे हमें लिख के भेजें, पर हमारे बच्चे अपने थॉट्स को लिखते ही नहीं हैं।
तो हमें पहले अपने बच्चों को, जो मेरे हाथ में है या और भी एजुकेशनिस्ट के हाथ में है, कि हम अपने बच्चों को तो तैयार करें, ये हमारे हाथ में है। सो ये मुझे लगता है कि ये जो हमारा इनिशिएटिव है, आज भी 4 to 5 हमने एक सेशन रखा है। एक IAS ऑफिसर हैं जो गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्टेड हैं, उनके साथ हमारे बच्चों का एक सेशन है जहां वो समझ सकते हैं कि UN जब वर्क करता है तो वो कैसे, हम इंडिया की बात कैसे रख सकते हैं। आप बात करिए कभी हमारे 6 to 8 के बच्चों से, आप पाएंगे कि वो आपको बताएंगे कि फ्रांस में कितना लॉस, इकोनॉमिक लॉस हुआ है कोविड के कारण, इंडिया में कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके लिए हम प्रिपेयर तो करें, ये तो हम कर ही सकते हैं। इसके लिए देखिए, आपने पहले स्किल्स की बात की थी, मैंने अपने बच्चों में रिसर्च की स्किल्स डेवलप करवाई हैं जो आम तौर पे हम उस पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। जैसे एक सेशन में मैंने बच्चों से पूछा, यदि आपको ऑथेंटिक रिसर्च पता करनी हो कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं, तो आप कैसे करेंगे? तो एक बच्चे ने कहा कि मैम सर्च इंजन लाइक विकिपीडिया से। तो दूसरे बच्चे ने उसको कॉन्ट्रडिक्ट करके कहा कि मैम विकिपीडिया इज़ एडिटेबल। सो हम विकिपीडिया के हर सोर्स पे बिलीव नहीं कर सकते, बट अगर हमको सोर्स ऑथेंटिक चाहिए, सो स्क्रॉल डाउन एंड सी इन द आप बिल्कुल नीचे देख पाएंगे कि हमें कौन सा ऑथेंटिक सोर्स से न्यूज़ मिली है। सो दीज आर द थिंग्स जो हम बच्चों में इनकलकेट कर सकते हैं, उनको एम्पावर कर सकते हैं। जब आपकी बात में दम होता है तो लोग आपको सुनते हैं, यदि आपकी बात में दम नहीं है तो आपको कोई नहीं सुनेगा। मैम, आपने जो ये इनिशिएटिव उठाया है ये बहुत ही सराहनीय है। थैंक यू मैम। लेकिन जो स्कूल एजुकेशन जो इंडिया की है आज के ज़माने में, उस पर हम क्या देखते हैं कि एकेडमिक्स और प्रोफेशनल लाइफ, दोनों लाइफ अलग अलग हो गई है। तो प्रोफेशनल लाइफ जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो काम करके एक्सपीरियंस है, वो एकेडमिक में आके क्लासरूम में पढ़ा नहीं सकता है, और जो क्लासरूम में पढ़ाता है वो काम नहीं कर सकता है। इसकी वजह से मैम इंडिया की जो एजुकेशन है वो बहुत ही नीचे आती जा रही है। इंडिया की एजुकेशन रैंक में पूरे वर्ल्ड में 26 रैंक है अकॉर्डिंग टू हायर एजुकेशन सिस्टम स्टैंडर्ड रैंकिंग 2018। और एशिया में अगर देखा जाए तो एशिया में जो पॉलिसी एनवायरनमेंट, टीचिंग एनवायरनमेंट, सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तीन को देख के बनाई जाती है, उस पर 35 है एशिया में। तो ऐसा क्यों है? देखिए, नए इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, क्योंकि मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पिछले 7 सालों से उसके ऑलमोस्ट पॉइंट्स को फॉलो कर रही हूँ। मे बी शायद हमको विजन था, और जब हम लोगों ने ज्वाइन किया, ये हमारी मदर का इनिशिएटिव है जो वो हम लोग को लेगेसी में मिला है। बट हमें हमेशा ये बताया गया था कि हमें ऐसा कुछ करना है जो हम सोसाइटी में एक डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ। क्योंकि देखिए, अगर हम उसी, शायद अगर मैं आपसे या किसी से भी पूछूं कि 6th क्लास में फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ा था, तो आपको और हमको याद नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं था कि स्कूल अच्छा नहीं था या हमारे टीचर अच्छे नहीं थे। इसका मतलब ये है कि हमें जो पढ़ाया गया वो उस प्रैक्टिकल थॉट से नहीं पढ़ाया गया जो हमारे यहाँ यूज़ होगा। सो टॉपिक्स लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, टॉपिक्स लाइक इंटर्नशिप्स, इनको हमें पहले अपने बच्चों को बताना चाहिए। दूसरी चीज़ कि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात करती है, जिसको 6th क्लास से अप्लाई किया जाएगा। और हमारे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको मॉक UN और इनका, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे जो IAS ऑफिसर्स बनेंगे, डिप्लोमैट्स बनेंगे। आई हैव बीन माई सेल्फ ex UN डिप्लोमैट, सो आई अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ टू बी देयर। UN में होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। सो जब मैं वहाँ पे थी तो मुझे लगता था कि ये दिस वर्ल्ड इज़ फैसिनेटिंग, बट आज जब मैं यहाँ पे हूँ मुझे लगता है मेरा बच्चा वहाँ पहुँचे, ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। सो उनको उस तरीके से एम्पावर करने के हम सबको तरीके पता होने चाहिए। दूसरा, जितने भी एजुकेशनिस्ट, एक देखिए, जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो हम ट्राई नहीं करते हैं लाइफ में, और बच्चे जो होते हैं ये गिर गिर के सीखना जानते हैं। तो इसलिए आप देखिए, इवन ऑनलाइन क्लासेस में KG1 का बच्चा भी बहुत ईजिली से बैठ रहा है, पढ़ रहा है, पर ये मदर फादर का माइंडसेट जो है कि नहीं वो तो बैठता ही नहीं है, वो तो करता ही नहीं है, ये मदर फादर का जो माइंडसेट होता है ना, ये हम अपने बच्चे पे फोर्स कर देते हैं। तो बच्चे को क्या लगता है कि यहाँ से बचने को मिल रहा है मुझे। हमें एज अ पेरेंट इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि वी हैव टू मेक श्योर कि हम, ऐसा होता ही नहीं है कि बच्चा ना करे, क्योंकि बच्चा हमसे ज़्यादा तैयार है। आप ये देखिए, आज 1 साल का बच्चा मोबाइल चला लेता है, वो आपका मोबाइल भी चला लेगा, मेरा भी चला लेगा,
उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर मैं अगर आपका मोबाइल बदल दूंगी ना तो आपको बहुत दिक्कत होगी। चाहे मैं आपको उससे बेहतर दे दूं, पर आपको दिक्कत होगी कुछ दिन, पर वो बच्चे के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। सो हमें समझना होगा, हमारे बच्चे टेक्निकली savvy आते हैं क्योंकि उनके मदर्स, उनके फादर्स सब उनके आजू बाजू में यूज़ कर रहे होते हैं। सो कहीं ना कहीं वी हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकल एजुकेशन का महत्व बहुत बड़ा है। वी आर द पीपल हु आर द फ्यूचर नेशन बिल्डर्स। यदि हमने इनको नहीं सिखाया तो ये वापस उसी स्थिति में आ जाएंगे जिस स्थिति के ट्रांजिशन में हम लोग हैं, कि हमें नया भी सीखना है, पुराना भुलाना भी नहीं है। सो हमें इनको एक ब्लेंड देना होगा, जिसके लिए यदि हम तैयार होंगे तो ही हम आगे इसको पास ऑन कर पाएंगे। तो आपने बिल्कुल सही बात की कि आज के इस मॉडर्न एरा में हमें इनोवेशन, क्रिएटिविटी की बहुत ज़रूरत है। लेकिन मैम हमारी कुछ ऐसी पॉलिसीज आई हैं कोविड में, जैसे ओपन बुक टेस्ट, जनरल प्रमोशन, इस टाइप की पॉलिसीज़ ने कहीं ना कहीं स्टूडेंट की साइकोलॉजी में एक कट कॉपी पेस्ट की साइकोलॉजी डेवलप की है। तो इसको कट कॉपी पेस्ट की साइकोलॉजी को चेंज करके हम इनोवेशन और नॉलेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैंने अपने स्कूल में ओपन बुक भी कराया और उसमें बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टी भी हुई। उसका रीज़न ये है, ओपन बुक में आपको टीचर्स को ट्रेन करने की ज़रूरत होती है कि यदि वो बच्चा गूगल पे ढूंढेगा भी ना तो उसको वो क्वेश्चन के आंसर्स डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। उसको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, तभी वो आंसर्स ढूंढ पाएगा। बट इसको थॉट को या तो प्रेजेंट गलत तरीके से कर दिया गया या फिर नॉलेज कम होगी। हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस। सो हमने ओपन बुक सिर्फ बड़ी क्लासेस के लिए किया था, 11th एंड 12th के लिए, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। सो उसमें भी हमने टीचर्स को ट्रेनिंग दी थी दैट वी मस्ट रिमेंबर कि उनको इस तरीके के क्वेश्चंस पुट अप किए जाएं कि उनको डायरेक्ट गूगल से ना मिले, है ना। और दूसरा, ये ज़माना कट कॉपी पेस्ट जो वर्ड है, मैं इसको ना लेते हुए शेयरिंग का नाम लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं आपसे अपनी नॉलेज शेयर ही नहीं करूँ तो बहुत सी चीज़ें आपको भी नहीं पता होंगी और आप मेरे से नहीं शेयर करें तो मुझे भी नहीं पता होंगी। कई बार हमें सिचुएशंस में पॉजिटिव ढूंढना पड़ता है। हाँ, उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जो हम लिटिल किंगडम के टीचर्स को बहुत रिग्रेसली कराते हैं ताकि वो आज के बच्चे के अनुसार प्रिपेयर्ड रहे। देखिए, वो 21वीं सदी का बच्चा है और शायद हम 20वीं सदी के हैं, तो वो तो तैयार हो ही जाएगा, हमें उनके लेवल पे आना पड़ता है। सो बार बार मैं कह रही हूँ कि ट्रेनिंग का महत्व बहुत बड़ा है एजुकेशन सेक्टर में। यदि हम आज के हिसाब से अपने एजुकेटर्स को ट्रेन नहीं कर पाते हैं तो हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, फॉर श्योर। आपने टीचर्स की ट्रेनिंग की बात की। आप जो अपने स्कूल लिटिल किंगडम स्कूल में जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो हर स्कूल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल सही। हर बच्चे तक वो फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पा रहे। तो मैम, आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स राइट टू इक्वल एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, तो आपको क्या लगता है सभी बच्चों के साथ इक्वल न्याय हो पा रहा है? देखिए, मैं भगवद गीता को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ और मेरा ऐसा मानना है हमारा इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। यदि हमारा इंटेंशन अच्छा है तो हमें मंजिल ज़रूर मिलती है, देर से मिलती है पर मिलती ज़रूर है। ये बात सच है कि हर बच्चे के पास ये चीज़ें नहीं हैं और नहीं पहुंच पा रही होंगी, बट हमारा इंटेंशन है कि हम हर बच्चे तक पहुंचा पाएँ। पर इसमें स्कूल और पेरेंट दोनों को हाथ जोड़ने होंगे, तभी हम अपने बच्चे को राइट वे पे लेके आ पाएंगे। क्योंकि यदि हम उनको फॉल बैक कराते हैं, 1 या 2 साल कम नहीं होते हैं ज़िंदगी के, और ये बच्चों के ग्रोथ की टाइम्स हैं। सो हम बच्चों को खाली बिठा के तो नहीं रख सकते, क्योंकि पेरेंट्स को भी एंगेज करना पर्पस के साथ शायद घर पे नहीं आ पाता है, तभी तो टीचर्स उस चीज़ की एक्सपर्ट होती हैं। पर जो आपकी बात है, जैसा मैंने कहा कि मैं भगवद गीता को बहुत मानती हूँ, तो मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ और मैं अपनी टीचर्स को भी कई बार कहती हूँ कि मैं शिक्षक और गुरु में बहुत डिफरेंस समझती हूँ और डिफरेंस होता है। और कोशिश मेरी यही है कि मैं शिक्षक के रूप में नहीं, एक गुरु के रूप में अपने जीवन को सार्थक कर पाऊँ। तो इसका मैं आपको जो स्टोरी से रेलेवेंस दे देती हूँ, क्योंकि हर कोई शायद गीता नहीं पढ़ता होगा। तो द्रोणाचार्य ने जब ये व्यक्त किया कि वो बहुत दुखी हैं कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, तो वो कृष्ण के पास गए और उन्होंने कृष्ण से कहा कि
मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि अश्वत्थामा मतलब उन अपने बच्चे को खो देना एक बहुत बड़ा दुख है। तो उन्होंने कहा कि गुरु द्रोण, यदि मैं आपको ये कहूँ कि अश्वत्थामा जिसकी मृत्यु हुई है वो आपका पुत्र नहीं, वो एक हाथी था, तो क्या ये जो व्याकुलता आपके अंदर है ये शांत हो जाएगी? तो वो सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि आप ये बताइए आपने क्या दिया अपने बच्चे को? तो उन्होंने कहा मैंने सब कुछ दिया, राज दिया, पाठ दिया, अच्छा उसको शिक्षा दी। तो उन्होंने बोला पर संस्कार नहीं दिए। यदि आपने संस्कार दिए होते तो आज आपको अधर्म के ओर खड़े होके और इतना बड़ा युद्ध नहीं करना पड़ रहा होता। आप सिर्फ एकमात्र शिक्षक रह गए, आपने अमूल्य चीज की मूल्य लगा दी। यदि आप उसका मूल्य नहीं लगाते, आप अपने जो आपके बच्चे जिनको आप सिखाते थे उनसे आप अंगूठा नहीं मांगते या उनकी विद्या उनसे नहीं छीन लेते, तो आप गुरु कहलाते। परंतु आप सिर्फ एक शिक्षक रह गए। प्रेम और मोह में डिफरेंस होता है। प्रेम कहता है कि मेरा बच्चा ऐसा करे तो मैं बहुत प्राउड होऊंगा। सॉरी, मैं ऑपोजिट बोल गई। प्रेम कहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा बच्चा बहुत प्राउड फील करे कि उसकी माता, उसके पिता ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे उसको गर्व महसूस हो। और मोह जो होता है वो कहता है कि मैं अपने बच्चे को ऐसा दूंगा कि वो अपने आप पे गर्व महसूस करेगा। सो इस डिफरेंस को हमें एज अ सोसाइटी समझना होगा कि हम लव और अटैचमेंट में एक डिफरेंस रखें, तब जाके ये दोनों हाथ इक्वली जुड़ेंगे। यदि पेरेंट्स हमसे आके लड़ते रहेंगे और हम पेरेंट्स से लड़ते रहेंगे तो ये काम नहीं बनेगा। हमारा अल्टीमेट एम है कि हमारे देश के बच्चे बहुत अच्छा करें और वो सिर्फ करियर में अच्छा ना करें, वो अपनी ज़िंदगी में भी अच्छा करें। क्योंकि कंटेंटनेस एक वर्ड होता है। बहुत पैसा होता है लोगों के पास, उसके बाद भी आप देखिए कि लोगों में वो संतुष्टि नहीं हो पाती है। तो ये भी हमें अपने बच्चों को यहीं से सिखाना है। आज बाहर नहीं जा सकते पर आज हम 4 लोग साथ में बैठ के खाना खा सकते हैं, तो क्या ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग नहीं है भगवान की? तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझनी होंगी, जो हमें अपने बच्चों के अंदर पहले खुद के अंदर लानी होंगी और फिर अपने बच्चों के अंदर डालनी होगी। इसी से ये जितनी सिचुएशंस है ना, ये हमें टफ लगना बंद होंगी और हम आगे बढ़ पाएंगे एक सार्थक जीवन के लिए। आपने संस्कारों की बात की। आज के इस युग में आप बिल्कुल सही है कि संस्कार हमें देखने को नहीं मिलते बच्चों में। तो बच्चे बड़ों का आदर करते थे, वो आदर भी नहीं कर पा रहे। तो आप हमारे पेरेंट्स को ये बताइए कि वो बच्चों में वो संस्कार कैसे डेवलप कर सकें, सो दैट वो इस टाइम को एफिशिएंटली यूज़ भी कर पाएँ। देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। मैं बहुत सारी स्टोरीज इसलिए सुनाती हूँ कि आम जनता जो ये सब नहीं पढ़ती है वो पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ पाएँ तो शायद मेरे इस स्टोरीज से कुछ उन पे इफ़ेक्ट हो। सो एक बार गांधी जी के पास एक औरत गई और वो कहने लगी कि ये मेरा बेटा है और ये बहुत गुड़ खाता है, इसके सारे दांतों में कीड़े लग रहे हैं, तो आप इसको समझा दीजिए। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है बेटा, 1 हफ्ते बाद आना। तो वो चली गई, वो वापस आई 1 हफ्ते बाद। तो गांधी जी उस बच्चे को कहते हैं कि बेटा देखो, ये ज़्यादा गुड़ खाने से कीड़े लग जाते हैं, तुम गुड़ मत खाना अब। तो वो बहुत गुस्सा हो गई उसकी माता जी और कहने लगी कि अगर आपको यही बोलना था तो ये आप 1 हफ्ते पहले ही बोल देते, वो 1 हफ्ते तो कम से कम नहीं खाता। तो उन्होंने कहा, गीता में कृष्ण ने कहा है कि यदि राजा चाहता है कि उसकी प्रजा ऐसा करे तो पहले राजा को ऐसा करना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले माता पिता को वैसा करना पड़ेगा जैसा वो चाहते हैं कि उनके बच्चे करें, क्योंकि बच्चा कॉपी नहीं करता है, बच्चा अपने एनवायरनमेंट से चीज़ों को समझता है। और आपने उसको कहा ऐसा कर लो, वो नहीं करेगा, वो करेगा जो वो आजू बाजू देख रहा है। तो आप देखिए, हम सभी अपने माता पिता की ही छवि हैं। मैं हमेशा अब क्योंकि मैं गीता पढ़ती हूँ तो ज़्यादा समझ में आता है, पर मेरी माँ हमेशा घर में स्पिरिचुअल कोई ना कोई बुक पढ़ती थी और तब मैं उनसे बोलती थी ये क्यों पढ़ती हो, ये मेरे को समझ में भी नहीं आती है,
हमें एक टीचर भी लगाए थे हमारी मदर ने, जो हमें संस्कृत में वो श्लोक समझाते थे, और पर आज मुझे उसका इफ़ेक्ट समझ में आता है और मैं कभी नहीं भूल सकती ये बात कि जब भी हम लोग घर से बाहर जाते थे तो वो कहती थी कि पहले भगवान को साथ ले चलो। तो हम लोग का ये नियम है कि हम जब भी घर से कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो हम लोग ऐसे बात करते हैं भगवान से जैसे वो हमारे फ्रेंड हो। तो ऐसे हाथ जोड़ के हम लोग कहते हैं कि चलिए मीटिंग है, साथ में चलना है। तो अब जब बड़े हो गए तो लगता है कि ये कोई सुनेगा तो सोचेगा कि थोड़ा गड़बड़ है ये लोग, ये कैसी, पर उन्होंने वो विश्वास जो हमारे अंदर डाल दिया कि भगवान और कोई नहीं है, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ देने वाले हैं। तो ये कुछ बिलीफ सिस्टम्स होते हैं जो हमारे पेरेंट्स ही डालते हैं, क्योंकि उनके अंदर था तो उन्होंने हमारे अंदर पुश किया, और शायद मैं भी इसको आगे ही लेके जा पाऊँ। ये कुछ चीज़ें जो पेरेंट्स को अपने अंदर डालनी चाहिए। कोई भी परेशानी आती है तो उससे घबराइए मत, बच्चों से बात करिए, एक तो सच बोलिए। इस रील की दुनिया में रियल लाइफ दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम एज अ पेरेंट शायद नहीं कर पाते हैं। यथार्थ बताइए बच्चे को कि ये कष्ट है, पैसा नहीं है घर में, इस समय ये दिक्कत आ रही है और हम सबको एडजस्ट करना होगा। तो मुझे नहीं लगता कि बच्चा नहीं समझेगा। यदि आपके समझाने का तरीका सही है तो बच्चा ज़रूर समझेगा। बिलीव करिए, बच्चे में वो क्षमताएं होती हैं जो बड़ों में नहीं होती। कहा जाता है कि पहले दिन जब बच्चा पैदा होता है उसका दिमाग 13,000 गुना ज़्यादा चलता है हम एज अ पेरेंट से पहले दिन। पर ये जब बड़ा होता जाता है तो वो हम उसको कम करते जाते हैं, क्योंकि उसको उस चीज़ का फूड फॉर थॉट ही नहीं मिलता। तो आप ये समझिए, जब वो इतना गुना ज़्यादा चलता है तो आप जब बचपन से बच्चे को सच का सामना कराते हैं तो बच्चा नहीं डरता है किसी भी सिचुएशन से। वो आपके कठिन समय में आपके लिए एक अडिग सोल की तरह अडिग ऐसा बच्चा रहेगा जो हमेशा आपको प्रूव करेगा कि मैं सिर्फ आपके जीवन में एक अच्छाई बन के आया हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। मैम, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जितना हाथ पेरेंट्स का होता है उतना ही हाथ गुरु का भी होता है। और अगर कोई पेरेंट्स चाहें कि हम आपके जैसे आपका स्कूल है लिटिल किंगडम स्कूल, जो एक ब्रांड बन के रहा है जिसमें हर प्रकार की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हर पेरेंट्स चाहता है कि उसके बच्चे को हर प्रकार की फैसिलिटीज़ मिले जिससे वो अच्छी तरह से डेवलप हो सके। अगर वो कोशिश भी करता है स्कूल में डालने की और स्कूल में डाल भी देता है तो फीस हर साल फीस वृद्धि इंक्रीमेंट उसकी सैलरी में नहीं होता। पेरेंट्स की सैलरी उतनी रहती, हाउस होल्ड इनकम उतनी रहती, लेकिन फीस बच्चों की बढ़ती जाती है। और उस वजह से कहीं ना कहीं वो बच्चों को जो एक्चुअल उसको नॉलेज मिलना चाहिए वो नॉलेज ना मिलके वो दूसरे अन्य स्कूलों में जाता है जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं होती। देखिए, एक जो हाइक्स होती हैं वो कंपनीज़ में भी उतनी होती हैं तो स्कूल में भी उतनी होती हैं, क्योंकि खर्चा दिन बर दिन स्कूल के लिए भी क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो स्कूल का भी बढ़ता है। दूसरा, हमसे भी लोगों की अपेक्षाएं होती हैं। अगर एक टीचर हमारे साथ काम करती है तो हम उसको एक ही सैलरी पे कैसे रखें, आप बताइए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक सर्कल के रूप में हैं। मैं समझती हूँ कि ये बाहर आता है और ऐसा नहीं है कि हम लोग भी बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं। जितना बड़ा सेटअप होता है उतने बड़े खर्चे भी होते हैं। और हम एक नोबल प्रोफेशन के रूप में ज़रूर आते हैं, पर ये भी समझना होगा जब हमसे डिमांड की जाती है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बच्चों को ये फैसिलिटी होनी चाहिए, तो हमें उन सब चीज़ों में भी हमारा अमाउंट लगता है। सो एक बहुत मिनिमल बढ़ोतरी होती है, जो कोशिश ये रहती है कि किसी को भी 8% से 10% के बीच में होती है, जो अगर सैलरीज भी बढ़ती हैं तो उसी लेवल पे बढ़ती हैं। तो ऐसा कैट की 2010 की रिपोर्ट आई थी और जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी ने ये बताया था कि जो प्राइवेट स्कूल फीस लेते हैं वो 50% इलीगल होती है, 50% उसका खर्च होता ही नहीं, ओनली 50% खर्च। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी आई हो सकता है। देखिए, मुझे नहीं पता कि उन्होंने कौन से स्कूल्स को अपने रिसर्च में रखा होगा, पर आई एम वेरी श्योर लिटिल किंगडम उनकी रिसर्च में नहीं था। मैं दूसरे स्कूलों की बात इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि उन पे मेरा कोई, इस समय आप ऐसे टीचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ ये समझनी होगी कि एजुकेशन नोबल प्रोफेशन ज़रूर है, पर एक बिज़नेस के रूप में भी देखा जाने लगा है। और
क्योंकि हम मेहनत करते हैं तो ऑब्वियस बात है कि हम भी उसका रिटर्न बैक चाहते हैं, पर ये तो मैं मान ही नहीं सकती। एटलीस्ट जबलपुर के स्कूल्स में एक भी स्कूल मेरी नज़र में ऐसा नहीं है इस समय जो मैं कहूँ कि वो 50% उनकी खर्च नहीं होती है, ऐसा ये मैं इसको बिल्कुल मान नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद उस चीज़ को रन कर रही हूँ, तो मैं जानती हूँ कि हम किस सिचुएशंस में हैं, या हम किस नॉर्मल डेज में भी हम किन सिचुएशंस में रहते हैं। सो ये थॉट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा वेग है। आपने कहा एजुकेशन नोबल प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन ये आजकल बिजनेस में कन्वर्ट होता जा रहा है जो हमारे लिए हार्मफुल है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए नोबल तो फिर प्राइवेट प्लेयर्स को भी नहीं आना चाहिए, फिर सरकार को ही सिर्फ चलाना चाहिए, जबकि सरकार बात करती है PPP प्रोजेक्ट्स की, प्राइवेट एंड पार्टनरशिप्स की। तो जब हम क्वालिटी लेके आते हैं, आप आज चाहें तो रेमंड का सूट भी पहन सकते हैं और आप चाहें तो दूसरा सूट भी पहन सकते हैं, चाहत आपकी है। हमारे पॉकेट जो चीज़ का अलाउ करती है हम वैसा काम करते हैं। तो एजुकेशन का लेवल मुझे लगता है कि सरकारी लेवल पे भी बेहतर किया जाना चाहिए, ताकि सभी लोगों को उसका पाठ मिले। दूसरा, यदि ऐसी जनता चाहती है कि ये हमें सरकार ही रूप से मिले जहां उनका पैसा ना लगे, तो वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स में डाल सकती हैं। और यदि हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं तो हम भी आशा यही करते हैं कि देखिए हमारे से यहाँ पे 300-400 लोग का स्टाफ होता है, उनको भी हमें देखना है, साथ में स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी देखना है, साथ में आगे बढ़ने का भी देखना है। तो ये सब चीज़ें यदि हम इसको एक बिज़नेस के स्वरूप में नहीं देखेंगे तो हम इसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। ये तो हम सबको अब इस आधुनिक दुनिया के साथ आगे कोप अप करना ही होगा, स्पेशली एज अ यंगस्टर, कि हम नोबल प्रोफेशन देखते हैं, पर नोबल प्रोफेशन का मतलब ये नहीं है कि वो एक बिज़नेस के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए, पैसा कमाना गलत नहीं है, गलत तरीके से पैसा कमाना गलत है। और गीता भी यही कहती है कि यदि आपका इंटेंशन अच्छा है तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप गलत, यदि आप नहीं कर रहे हैं गलत, तो पैसा कमाना गलत नहीं है। और मुझे लगता है कि हमें संस्कार ही वो मिले हैं उछालने के लिए। तो देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे डिस्कशन हो रहा था कि मीडिया कई बार चीज़ों को इस तरीके से उछाल देती है, पर आज मेरे को बोलने का मौका मिला, इसलिए मैं आपके सामने ये बात रख रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हम यंग जनरेशन है और यंग जनरेशन को माइंडसेट चेंज करना होगा। हम अब एक स्टैग्नेंट माइंडसेट के साथ नहीं चल सकते, हमें ग्रोथ माइंडसेट पे आना होगा। सिर्फ नोबल प्रोफेशन है, देखिए डॉक्टर होना भी एक नोबल प्रोफेशन है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रैक्टिस ना करे, वो हॉस्पिटल्स ना चलाएं। यदि वो नहीं चलाएंगे और वहाँ क्वालिटी नहीं मिलेगी तो भी मीडिया पहुँचेगी, तो भी मीडिया उसकी बात करेगी। यदि नोबल करेगी तो उसको उतना हाईलाइट मिलेगा नहीं जितना वो बाकी चीज़ों में। तो हम लोग को भी मैनेज करके चलना है। और मुझे ऐसा लगता है कि बस भगवान हमें इतनी सद्बुद्धि दिए रहे कि हम एजुकेशन की इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं और यहाँ से अद्भुत बच्चे तैयार करें और इस देश का नाम वो रोशन करें, जीवन अच्छे से चलाएं, अपना खुश रहें। इस पे हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे वो लिटिल किंगडम हो या कोई और स्कूल हो, वहाँ डालेंगे ही। और जो नहीं कर पाते हैं, मुझे लगता है कि वहाँ सरकार ने भी अपने स्कूल्स खोले हैं और शायद उनके भी अच्छे ही हैं स्कूल्स, शायद क्या, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि इतनी बड़ी सरकार है तो अच्छे ही होंगे। तो यदि प्रॉब्लम्स हैं तो वहाँ डालना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। जो फीस वृद्धि होती है उसके लिए आप एक टीम बनाते होंगे, उस टीम में अगर आप पेरेंट्स को भी पार्टिसिपेशन दें तो आई एम श्योर कि आपका भी सॉल्यूशन निकल जाएगा और पेरेंट्स का भी सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन देखा ये जाता है कि पेरेंट्स को उस टीम में पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है। स्कूल अपने ही लेवल पे डिसीजन लेता है, अपने ही लेवल पे पॉलिसी बनाता है और पेरेंट्स के ऊपर थोप दिया जाता है। देखिए, कहाँ तक सही पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट तब, जैसे मैंने बच्चों के लिए कहा था कि हम बच्चों को एम्पावर करें, तो आपका प्रोफेशन अलग है, मेरा प्रोफेशन अलग है। जब मैं अपने तरीके से अपने प्रोफेशन को देखती हूँ तो मैं समझ पाती हूँ कि मेरे पास ये भी खर्चे हैं,
मुझे इस बार एआई का सेटअप करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय नीड हो गई है। अभी हमने तो अलग से पैसा नहीं मांगा, पर हम क्लासेस चला रहे हैं एआई की। कोडिंग मेरे स्कूल में प्री नर्सरी से लेके 8वीं तक फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं, एलएमएस दे रहे हैं। तो ये सब कहाँ से आया? इस सब के लिए हम ही ने पैसा खर्च किया ना, पेरेंट्स ट्यूशन फीस ही दे रहे हैं। सो हमें समझना होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो पेरेंट्स को, क्योंकि हमारे प्रोफेशंस अलग रहते हैं, तो उनके पास भी उस चीज़ का थॉट नहीं होगा। वो पेरेंट्स अपने बच्चे को भेज रहे हैं, तो जब आप एआई लेके आती हैं, आप उनके बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कॉन्फ्रेंसेस करवाती हैं, तो उस पर तो पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स फ्यूचर नहीं देख पाते हैं। उनको नहीं लगता है कई बार कि यही नेक्स्ट चीज़ है, बट क्योंकि हम एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं तो हम लोग को शायद पता होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्म्स आते हैं, हम उस गवर्नमेंट के नॉर्म को क्रॉस नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें तो शायद यदि आप एक मीडिया पर्सन हैं और मैं आपसे एक एडवर्टाइजमेंट बनवाना चाहूँ, तो आप कहेंगे कि मैम हमारी फ़ीस 10,000 रुपये है, 12,000 रुपये है, तो मैं आपसे नॉर्म्स की बात नहीं करूँगी। इन्वॉल्व मैं भी हूँ, अगर मैं इन्वॉल्व हूँ तो लिटिल किंगडम इन्वॉल्व है, लिटिल किंगडम इन्वॉल्व है तो सारे बच्चे इन्वॉल्व हैं। परंतु ये जब यहाँ ऑब्जेक्शंस नहीं आते हैं तो मुझे लगता है वहाँ भी ऑब्जेक्शंस नहीं आने चाहिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट के रूल्स को नहीं तोड़ते हैं। इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि हर इंडस्ट्री की अपनी मजबूरियाँ हैं, अपने खर्चे हैं, अपना प्रोग्रेसिव थॉट्स हैं। सो वी हैव टू मैनेज एंटायर सिचुएशंस। मैम आपको क्या लगता है, अब हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए? इस पोस्ट कोविड इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा? देखिए, यदि पोस्ट कोविड एजुकेशनिस्ट ने ये ठान लिया कि हम चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, चेंज के लिए तैयार होंगे, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप अप होगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए। जो मैं प्राइवेट एसोसिएशंस में तो देख पा रही हूँ कि तैयारियाँ हैं, ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हम जैसे लोग रोज़मर्रा में, मेरे को लगता है 6-6, 7-7 वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, फिर वो चीज़ हम अपने टीचर्स तक कन्वे करते हैं, और चेंज में समय लगता है। बट यूथ अगर हमारे साथ होगा, जैसे क्योंकि मैं एंड मिस्टर उदित गायकवाड़ हम लिटिल किंगडम को आगे लेके जा रहे हैं, सो मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे लोग जो अपने आप को डेडिकेट करना चाहते हैं प्रोफेशनली पूर्ण रूप से, यदि उसी तरीके से लोग एजुकेशन को देखेंगे, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा स्टेप अप होगा और इंडियन एजुकेशन विल मेक अ डिफरेंस। क्योंकि इंडियन बच्चे जितने लॉजिकल होते हैं, जितने फिनेंशियली लिटरेट होते हैं, क्योंकि सेविंग्स का थॉट जो है वो हमारे यहाँ है, जितने एआई में आप देखेंगे, रोबोटिक्स में हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। सो हमें कहीं ना कहीं स्किल्स एनहांसमेंट में खुद को तैयार करना होगा, बच्चे तैयार होंगे। सो दिस कैन बी अ वेरी वेरी बिग स्टेप अप फॉर इंडियन एजुकेशन।